Good morning, students. Today we read about chapter number 2, Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. इसका इंट्रोडक्शन बेटा इसमें हम पढ़ेंगे. बाय 1857 द होल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली was under the control of the British rule. East India Company established the supremacy over Bengal, Bihar, Orissa, our Mughal emperor after the Battle of Plassey and Buxar. By the Treaty of Allahabad, the company got Diwani right in Bengal, Bihar or Orissa. Now from traders they become administrator बन गए थे बेटा. कर्मचारियों की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई थी. प्रशासक थे, उनको अंग्रेज़ों ने प्रशासन कैसे किया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए वो सिखाया. बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ. ड्वेल रूल इन बंगाल. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ मुगल एम्परर शाह आलम. He handed over the rights of Diwani or Bengal, Bihar and Orissa to the company. With these rights, the company had control over the total revenue of Bengal. Robert Clive was the governor of Bengal. The Nawab of Bengal was Nazmudullah. The expenses of Nizamat, maintenance of the Nawab and pension to Mughal emperor paid by the amount collected as revenue, and the remaining money was deposited in the treasury of company. Thus, power of Bengal was divided between company and Nawab. This system is called as dual rule system. इसमें क्या हुआ था बेटा, मैं आपको समझा दूं. बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने क्या किया, जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम, इसके साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी के जो अधिकार हैं वो कंपनी को मिल गए. दीवानी के अधिकार जब मिल जाते, कंपनी के बंगाल के समस्त जो राजस्व था, रेवेन्यू था, वो बंगाल के जो नवाब थे नज़मुद्दौला, उसने बंगाल के निज़ामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए. लेकिन कंपनी चाहती थी कि इतना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी वो खुद लेने को तैयार नहीं थी. उसने सेना तथा कोष का जो नियंत्रण है वो अधिकार से वो खुद रखना चाहती थी. इस समय बंगाल का जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे, वे जानते थे कि कंपनी के सब अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक साथ दीवानी तथा निज़ामत के कार्य देख सकते. सो क्लाइव थोड़ा डिप्लोमेटिक थी. सो ही लेफ्ट द निज़ामत टू नवाब ऑफ बंगाल. क्लाइव ने काफ़ी सोच विचार किया और निज़ामत का जो कार्य था वो बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया और दीवानी का जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया. अब निज़ामत क्या होता है मैडम, निज़ामत में होता है बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो नवाब को दे दिया उसने, और दीवानी यानी रिवेन्यू का जितना भी हिसाब किताब वो उसने अपने ऊपर ले लिया. अब निज़ामत का मतलब होता है शासन करना. आपको कहा था मैंने, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें शांति व्यवस्था स्थापित करना और जो जितने बाहरी आक्रमण से उससे अपने राज्य की सुरक्षा करना होता था. और जो फौजदारी का कार्य था ना बेटा, वो बंगाल के नवाब के पास रहा. राजस्व कर वसूलने का काम है ना, के लिए उन्होंने रजा खान और सिताब राय को नियुक्त किया. रजा खान बंगाल का और सिताब राय बिहार का नवाब नियुक्त किया गया था. जो भी राजस्व या रेवेन्यू आता था और निज़ामत का जो भी व्यय होता है, बंगाल के नवाब का जो खर्च होता था, मुग़ल सम्राट को जो पेंशन देने के बाद जो भी राशि कोष में जमा की जाती थी, उस सब पे अधिकार ब्रिटिश कंपनी का रहता था. लेकिन आपको बताऊँ, ये जो डीमेरिट्स ऑफ ड्यूल गवर्नेंस, ये जो दोहरा शासन किया था क्लाइव ने, यह इसके दुष्परिणाम ये हुए कि जो बंगाल की समस्त जो शक्तियाँ हैं बेटा वो कंपनी के हाथों में चली गई, है ना. लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ब्रिटिश कंपनी की नहीं थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के हाथ में थी, है ना. अब जो नवाब था तो वो ऐसा नवाब होता था बिना हथियार के राजा समझ लो, इस तरह से हो गया था, क्योंकि जो संपूर्ण शासन का उसको उत्तरदायित्व तो दिया गया, परंतु
उसके पास न तो शक्ति थी बेटा और न ही धन था, है ना। तो कंपनी के पास सेना और कोष तो दोनों थे, किंतु शासन की सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध बंगाल की जनता को कष्टों में डाल दिया, क्योंकि देखो जितना पैसा था वो ब्रिटिश कंपनी अपनी तरफ रख लिया, है ना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब किसको दे दी, नवाब को। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो कंपनी किस तरह से चलाई जाएगी बेटा, है ना। अब देखो, अब ये डुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल है, इसके कारण क्या हुआ, बंगाल की जो कृषि उद्योग है, व्यापार सब नष्ट हो गए, जनता गरीब से गरीब होती गई और कंपनी उन पर अत्याचार कर रही थी। ऐसी स्थिति में पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सन 1772 में कंपनी द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी कंडीशन में उसने दोहरे शासन प्रबंधों को कुप्रथा के रूप में 1772 को समाप्त किया तथा निजामत तथा दीवानी के दोनों अधिकार डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से खुद ने ले लिए अपने हाथों में, है ना। और बंगाल की जो नवाब का पद जो था वो पूरी तरह पेंशन का बना दिया कि नवाब उनकी कठपुतली बन गया था और उनको कुछ एक निश्चित राशि दी जाती थी हर महीने, इस तरह से उसने किया गया था। उसके बाद बेटा उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, वो हुआ 1773 को। इसकी खास बात ये थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जो ड्यूल रेल है उसके बाद इसको घोषित किया, है ना। एक व्यापारिक संस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सिर्फ व्यापार करना था और यहाँ का पैसा लेना था, है ना। तो उसने एक कंपनी का जो संपूर्ण प्रबंध, एक संचालन समिति बताई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया उसने, है ना, है ना। उसने दिस कमिटी अपॉइंटेड एंड द डिसमिस द स्टाफ ऑफ द कंपनी। इस जो कंपनी है वो कर्मचारियों को नियुक्त भी कर सकती थी और उनको डिसमिस भी कर सकती थी। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, रेटिंग पॉलिसी एंड, ये जितनी भी कंपनी बनी थी उसकी जो व्यापारिक नीतियाँ जो निर्धारित थी, सेना की व्यवस्था, विदेश नीति, ये सब कंपनी ही डिसाइड करती थी, है ना। लेकिन 1757 में कंपनी का मूल चरित्र बदल गया था। अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रही, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई थी, क्योंकि ये जितना भी जो काम था ये कंपनी, वह सभी कार्य वो खुद अपने आप करती थी। मीन्स उसने पूरा जो पावर है अपने हाथ में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वह हमारे देश पे धीरे धीरे कब्जा करके हमें गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हो रही थी। यदि मैं कहूँ बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था और कर्मचारियों जो अत्याचार से पीड़ित हो रही थी, बंगाल की जनता ये चीज़ें जानती नहीं थी, है ना। तो कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया बेटा। इस एक्ट के दो मुख्य एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे दो। फर्स्ट इज द रेमेडी टू ड्रॉबैक इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, भारत में कंपनी के जो संगठन के दोषों को दूर करना, एंड सेकेंड इज द रिसेटिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में कंपनी के शासनों के जो दोष हैं उनको निराकरण करना। और मैं बताऊँ इन सभी बातों पर विचार किया गया और ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, है ना, और इसको लागू किया गया 1774 में। अब रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस क्या थे, तो द एक्ट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर्स टू सेट अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। Presides were independent, but this act ended their freedom. The governor of Bengal was made the Governor General of Bengal and Madras too. A 4-member council was formed to help the Governor General. The Governor General was the chief of military and non-military affairs. He had the right to declare wars and sign treaties. The board of directors were to look into the affairs of Governor General and his council. The act also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. The official and employees of the company as per the act were given high salary, but
they were prohibited from taking presents, gifts, indulging in the personal transaction. लेकिन मैं आपको बताऊं इस एक्ट में भी बहुत कमियां दिखी. क्यों कमियां दिखी? दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर. ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में ये हस्तक्षेप करने का प्रमुख इस एक्ट की कमियां थी बेटा. इससे जो कंपनी के कार्य है प्रणाली में संभावना नहीं थी सुधार की और जल्द ही कई दोष आए. सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया, लेकिन जो उसका अधिकार क्षेत्र किसको निश्चित किया गया था? कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को. तो प्रशासनिक तथा न्यायिक जो विभाग के अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट थे. इसमें जो गवर्नर जनरल थे डिड नॉट हैव ए सॉवरेन राइट ओवर अदर प्रेसिडेंसीज. ठीक है. अब उसके बाद टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया efficient and responsible, the British Prime Minister William Pitt passed the Pitt's India Act in 1784. तो बेटा 1784 में एक एक्ट आया जिसको कहा पिट इंडिया एक्ट, जो कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश विलियम पिट, उन्होंने पास किया था. The act which gave the British government supreme control over the company's affairs and its administration in India in 1784 is known as the Pitt's India Act Company. भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के सुधार के लिए और नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सन 1784 में एक कानून पारित किया जिसको पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है. अब द पिट इंडिया एक्ट की जो विशेषताएं क्या थी बेटा? ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसकी विशेषता क्या थी? तो मैं आपको बताऊं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आर द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फर्स्ट है ना, इस एक्ट से कंपनी के मामलों भारत की जो प्रशासन है उस पर ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह नियंत्रण था. सेकेंड इज द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता थी, इसमें प्रशासन का ब्रिटिश सरकार का पूरा आधिकारिक नियंत्रण दिया गया था. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो कानून के अनुसार जो 6 सदस्य नियंत्रण मंडल था उसकी स्थापना की गई थी. इसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था, उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण भी रखना था. बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए थे. अब नेक्स्ट है द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंडल्गिंग इन वॉरफेयर इन इंडिया. इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया था. इस एक्ट में भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध था, जिसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया. 1784 द गवर्नर जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया. 1784 में जो इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था वो एक शासक की भूमिका में आ गया. वो राजा था और हम उसके गुलाम. ओके. अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी? सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो सिविल सर्विसेज की बात करती हूं बेटा, है ना. तो जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाया था, है ना. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक भी कहा जाता है बेटा, है ना. उसका जो शासनकाल कंपनी के सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है. उसने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया, सुधार किया और उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट न्याय, पुलिस, प्रशासन, कर तथा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. जो भ्रष्टाचार था उसमें कमी आई, है ना. क्योंकि उसके बाद जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए
उन्हें सब एकत्रित करके सन 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया और यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस। जो कंपनी के शासन पर जो कंट्रोल था वो इस तरह से थी, भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने धूम मचाई। उसके बाद सन 1793 में विशेषाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कंपनी के, एंड 1813 में कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार एक्ट पास किया, है ना, और अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था। ब्रिटिश में कहूँ यदि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की थी, भारत में कंपनी के शासन की व्यवस्था की गई थी। With the establishment of the company rule in India, the English adopted new economic policy. The economic policies of the British brought about several changes in the field of land revenue system, agriculture, trade and industries. अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या चेंजेस थे? In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal, Orissa and Bihar to increase the income of the company. इस व्यवस्था में जो जमींदार थे उनको भूस्वामी मान लिया गया था और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया था। चेन्नई और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई बेटा, जिसमें भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया था। इसे कंपनी सीधे अपने आप ही कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों को भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में प्रत्येक महल गांव के लिए निश्चित किए गए थे गांव, है ना। The British government had to incur losses due to permanent settlement system as the zamindars oppressed peasants and the beneficial themselves more than the government. इसके अलावा रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताऊं तो रेल एंड ट्रांसपोर्ट जो रूट था, रेल रूट वे आर डेवलप टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रेवल कंफर्टेबली, है ना। पोस्ट एंड टेलीग्राफ इजाद हुई थी उसी वक्त। ये लाए थे डलहौजी। डलहौजी ने आधुनिक डाक संचार व्यवस्था को शुरू कराया। पहली बार डाक टिकट जारी किए गए। टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई। परिवहन के क्षेत्र में भी रेल व्यवस्था में क्रांतिकारी परिणाम निकले। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। देन इंडियन सोसाइटी इन 18 एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और यानी 19वीं शताब्दी की बात करूँ तो भारतीय समाज में दिस वाज ए पीरियड ऑफ कंटिन्यूसली चेंजेस इन द सोसाइटी ड्यू टू इग्नोरेंस एंड द इलिटरेसी। ए फ्यू एवल कस्टम्स वर प्रिवलेंट इन द कंट्री, है ना। मैं आपको कहूँ तत्कालीन समय में जो कन्यावत थी, कुप्रथाएं, ये सब हट गई थी, है ना। 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस समय राजा राम मोहन, उसके अंदर कंपनी ने जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था में जो जमींदार लोग हैं उनको भूस्वामी मान लिया गया था और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो चुका था, और जिसके कारण द राइट ऑफ ओवरशिप वॉज अ मैड हेरिडिटरी रायतवाड़ी सिस्टम बनाया गया था, जिसके अंदर जो भी कुछ किसान भूमि जोतने वाले थे उन्हीं को भूमि स्वामी मान लिया गया। देन रेल एंड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, तो इस समय यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का विकास किया गया था। विलियम बेंटिक और डलहौजी ने अनेक सड़कों की मरम्मत के कार्य किए तथा व्यापार में यातायात व्यापार को बढ़ाने के लिए नावें भी चलाई गई। डलहौजी ने आधुनिक डाक तार व्यवस्था को शुरू कराया। उसने पहली बार डाक टिकट जारी किया है। उसी के प्रयासों से पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई बेटा। परिवहन के क्षेत्र में भी विकास हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। यदि मैं कहूँ इंडियन सोसाइटी ने 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं या 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अनेक रूढ़ियाँ विकसित हो गई थी, जिसमें मैं कहूँ सती प्रथा थी, कन्यावत की कुप्रथा थी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा की थी। तो सन 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस समय कई हमारे जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे कई समाज सुधारक आगे आए थे।
उस समय समाज में एक दास प्रथा के रूप में कुरीति पनप रही थी, जिससे गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने में विवश हो गए थे। बट सरकार ने 1843 में इसमें कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी गई। यदि मैं भारत में शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाऊँ तो इस समय गुरु आश्रम में मदरसे होते थे। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में एक धार्मिक ग्रंथ और लेखों और गणित पढ़ाए जाते थे। उच्च शिक्षा में ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विधि शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। अंग्रेजों ने आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की। उसने ईसाई मिशनरियों की स्थापना की। 1780 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हो गई। अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाने लगी। भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 1791 में वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और कंपनी द्वारा बाद में महत्वपूर्ण प्रयास भी इस क्षेत्र में किए गए। ठीक है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों और शेष भारतीयों के बीच दूरियां बढ़ गई, जिसके कारण भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान विचारों के संपर्क में भी आए। उसमें विशिष्ट क्रांति हुई। छापाखाना और संचार माध्यम में आए परिवर्तन चले। विश्व में प्रमुख जो घटनाक्रम थे, आविष्कार थे, जन विकास की योजनाओं से परिचित होने का हमको अवसर मिला। ये तो रही बेटा ब्रिटिश कंपनी की जो ड्यूल पावर से लेके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।